अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज आप सभी का इकोनॉमिक्स ऑन योर हैंड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 12th क्लास की मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 1 और 2 हमने बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से कंप्लीट कर लिया है। इसमें हमने समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र के बीच अंतर देख लिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रही हैं। तो अगर अभी तक आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, ऐसी बड़ी गलती बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं महत्व पर है। यह एक ऐसा टॉपिक है जो हर साल एग्ज़ाम में पूछा ही पूछा जाता है। ये एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। ये लेक्चर आज आपके 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के लिए एक रामबाण साबित होने वाला है, जो सिर्फ आपके पास होगा, जो लोग देख रहे हैं सिर्फ उनके पास होगा। तो इस लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप करने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और जो शेयर नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर दें और स्टार्ट करिए हमारे साथ। जल्दी स्टार्ट करिए। चलिए, समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र से अभिप्राय समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र से है। ठीक है, इसमें निम्नलिखित मुद्दे शामिल हैं। कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चयों का आकलन। समष्टि अर्थशास्त्र राष्ट्रीय आय की अवधारणा से आरंभ होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? राष्ट्रीय आय की अवधारणा से स्टार्ट होता है। ये राष्ट्रीय आय तथा इससे संबंधित समुच्चयों के आकलन करता है। ठीक है, ये काय की गणना करता है? जीडीपी की गणना करता है एट मार्केट प्राइस। ये एनडीपी की गणना करता है एट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ये काय की गणना करता है? एनएनपी की करती है, राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो ये सारे आकलन समष्टि अर्थशास्त्र ही करता है। राष्ट्रीय आय एक देश की समस्त सामान्य नागरिकों द्वारा अर्जित कारक आय होती है, जो कि एक देश की आर्थिक स्थिति को व्यक्त करता है। इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका क्षेत्र है। ठीक है, सेकेंड जो इसका महत्वपूर्ण क्षेत्र है वह है रोजगार का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में रोजगार से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करता है। किससे संबंधित? रोजगार से संबंधित, कि ये कितने प्रतिशत रोजगार उपलब्ध है, अगर न किसी क्षेत्र में रोजगार की कमी है तो कैसे उपलब्ध किया जाए, क्या परेशानियां हैं, इन सभी चीज़ों का अध्ययन, कठिनाइयों का अध्ययन, इससे संबंधित समाधान, सब चीज़ें समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। चलिए, मुद्रा का सिद्धांत जो नेक्स्ट इसका क्षेत्र है वह है मुद्रा का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र मुद्रा के सिद्धांत का अध्ययन करता है। ऐसा वह वाणिज्यिक तथा व्यापारिक बैंकों द्वारा मुद्रा का सृजन का अध्ययन कर इस क्षेत्र का को अध्ययन करता है। आई बात समझ में? क्या करता है वह? वाणिज्यिक और व्यापारिक बैंक, मतलब वे बैंक जो सामान्य नागरिकों से लेन मांग जमाएं स्वीकार करती हैं। हम वे वाली बैंक हैं जी, जहाँ पे हम अपने बचतों को सेव करते हैं, जहाँ से हम लोन लेते हैं डायरेक्टली, जो हम पब्लिक जिनसे इंटरफेयर कर सकती है, जिनसे लेन देन क्रिया कर सकती है, उन बैंकों को व्यापारिक बैंक कहा जाता है। ये बैंक मुद्रा का सृजन हमारे द्वारा दी गई मांग जमाएं जो हमने जमा कर रखी है उनके पास, उसी के माध्यम से जो अपनी आय का सृजन करते हैं। तो उसी का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है और मुद्रा का सिद्धांत उसी के माध्यम से ये करती है। आई बात समझ में? सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, स्फीतिकारी तथा अवस्थितिकारी अंतराल। सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत मतलब कि समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य कीमत स्तर का दिशा को व्यक्त करता है। सामान्य कीमत मतलब एक मार्केट में, एक अर्थव्यवस्था में कीमत का स्तर क्या है, उससे संबंधित समस्त पहलुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है और उसका अध्ययन करके स्फीतिकारी तथा अवस्थितिकारी अंतराल की पहचान करता है कि यह स्फीतिकारी अंतराल तो नहीं है, अवस्थिति अंतराल तो नहीं है। नहीं, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो उसको फिर सही करने के उपाय ढूंढता है। और स्फीतिकारी अंतराल क्या होता है? स्फीतिकारी अंतराल ऐसी स्थिति है अर्थव्यवस्था की जब एक अर्थव्यवस्था में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। अभी हम सबको पता है कि ये कोरोना टाइम पीरियड है, तो इसमें मार्केट में स्फीतिकारी अंतराल की
पैदा हो चुका है, जहाँ पे कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। उत्पादन तो स्थिर है, उत्पादन उतना का उतना ही है, लेकिन कीमतें आसमान छू रही हैं। तो इस स्थिति को कहते हैं हम क्या कहते हैं हम, कहाँ गया, स्फीतिकारी अंतराल। हमारा दूसरा चीज़ है वो है अवस्फीतिकारी अंतराल। ये इसका विपरीत है, मतलब ऐसी स्थिति जब कीमतों के दाम बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। स्फीतिकारी अंतराल में क्या होता है, कीमतें आसमान छूती हैं, और अवस्फीतिकारी अंतराल में कीमतें पाताल छूती हैं। तो ये याद रखना। तो ये स्थिति, दोनों स्थितियाँ अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं भैया, मतलब बहुत डेंजर हैं अर्थव्यवस्था के लिए। अगर ऐसी स्थिति रही तो उत्पादक, अगर स्फीतिकारी अंतराल रहता है तो उत्पादक वो क्या कहते हैं, उपभोक्ता को हानि होती है, उपभोक्ता को निम्न प्रेरणा मिलती है। और अगर अवस्फीतिकारी अंतराल रहता है तो उत्पादक को हानि होती है, उसको घाटा होता है, तो वह कम उत्पादन करता है। तो ये सारी चीज़ें एक अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक होती हैं। इससे संबंधित अध्ययन, समस्याओं का सुधारने का संबंधित उपाय वगैरह सब समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं। आई बात समझ में। सरकार की भूमिका या सरकारी बजट, नेक्स्ट जो टॉपिक है सरकार की भूमिका, क्या होती है सरकार की भूमिका, सरकारी बजट, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत अध्ययन की जाती हैं। समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है कि सरकारी बजट अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया के स्तर को कैसे प्रभावित करता है, हाउ, ये चीज़ यही अध्ययन करता है। आई बात समझ में। चलिए, विनिमय दर तथा भुगतान शेष। विनिमय दर मतलब होता है एक व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिस चीज़ को हम मान्य मान लेते हैं उसको कहते हैं विनिमय दर। ठीक है, तो विनिमय दर का निर्धारण, उसको निर्धारित करना और किस प्रकार इसे व्यवस्थित किया जाता है, ये समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के महत्वपूर्ण तत्व हैं। आई बात समझ में। भुगतान शेष को जानते हो कि नहीं? तो भैया ये उस बला का नाम है जो यह आकलित करती है, मतलब एक वर्ष के अंतर्गत एक देश का दूसरे देशों के साथ हुए व्यापारों का लेखा जोखा जो रखता है ना, खाता बुक समझ लो, वह है भुगतान शेष। आई बात समझ में। भुगतान शेष, किसी को भुगतान किया और जो शेष बच गया उन सब का लेखा जोखा रखता है भुगतान शेष, हिसाब किताब रखता है भैया, बस ये याद रखो आप। तो इतने हमने पॉइंट पढ़ लिए, उनसे हमने निष्कर्ष निकाल लिया है भाई। ये निष्कर्ष है कि संक्षेप में समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न मुद्दों पर मुख्य ध्यान दिया जाता है कि कैसे अर्थव्यवस्था कार्य करती है, कि अर्थव्यवस्था जो है वह कार्य किस प्रकार करती है, उस चीज़ को मतलब जो जो सारे पॉइंट हमने डिस्कस करे वही चीज़ बताई गई है। इसे कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, अगर कोई कठिनाई है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मतलब कोई परेशानी टाइप की चीज़ है, तो कैसे उसको व्यवस्थित करें, कैसे उसको सही करें, कैसे उसको सुधारें, ये चीज़ इसमें अध्ययन की जाती है। आई बात समझ में। चलिए आगे, समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व, कि समष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, कहाँ कहाँ इसका उपयोग है, क्यों हम अध्ययन कर रहे हैं। अरे यार, पूरी नहीं तो ऐसा हो जाता है भैया कई बार, पूरी बुक कंप्लीट कर दी लेकिन उसका यूज ही नहीं पता। अरे भाई साहब, पढ़ी क्यों है? तो वही चीज़ें इसमें मैंने उन्होंने पहले ही बता दिया कि समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व क्या है, इसलिए तुम पढ़ोगे ही अब किताब, नहीं तो बाद में अपन कोर्स हैं, इससे पहले ही उन्होंने पहले बता दिया। ठीक है, तो महत्व ये है कि अर्थव्यवस्था का चित्रण, समष्टि अर्थशास्त्र जो है ना, वो अर्थव्यवस्था का चित्रण प्रस्तुत करती है कि एक अर्थव्यवस्था कैसी है, एक देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, अच्छी है, बुरी है, काली है, गोरी है, पीली है, सब यही बता देता है। कौन? समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था का व्यापक चित्रण प्रदान करता है। आई बात समझ में। समृद्धि तथा विकास का मार्ग नक्शा। समष्टि अर्थशास्त्र समृद्धि तथा विकास का मार्ग नक्शा प्रस्तुत करती है। आई बात समझ में। समृद्धि मतलब दो समय अंतरालों के बीच भैया जो पॉजिटिव वृद्धि हुई है, जो क्या कहते हैं अपन उसको, धनात्मक वृद्धि हुई है, उसको समृद्धि कह देंगे। तथा विकास का मार्ग नक्शा प्रस्तुत करती है। विकास मतलब होता है दो समय अवधि के मध्य गुणात्मक सकारात्मक वृद्धि को हम विकास कहते हैं। तो उन दोनों का जो चीज़ का मार्ग नक्शा तय करती है ये। आई बात समझ में। मार्ग मतलब उनका रास्ता बना देती है, उसकी मतलब इन दोनों को स्थितियों को प्राप्त करने के लिए योजना, उनके लिए सड़क बना देती है जिस पे अब आराम से ऊंचाइयों को छू सके। आई बात समझ में। आर्थिक स्थिरता, ये आर्थिक स्थिरता होता क्या है? एक अर्थव्यवस्था में ये वह स्थिति है जब ना मतलब कि ना तो ज़्यादा हाई कीमतें, स्फीतिकारी अंतराल नहीं होगा, ना अवस्फीतिकारी अंतराल होगा, कीमतें एकदम मीडियम होंगी, जहाँ पे उत्पादक भी फायदे में रहे,
उपभोक्ता भी फायदा मिले, दोनों को प्रेरणा मिले, दोनों ढंग से खर्च करें, दोनों ढंग से उत्पादन करें, वो आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होता है। नहीं तो आर्थिक अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। ठीक है, चलो आगे। भुगतान शेष स्थिति, भुगतान शेष स्थिति अभी यार बता दिया, भूल मत जाना, एक बार फिर बता देता हूँ। भुगतान शेष खाता बुक है, ये याद रखो आपका, जो एक वर्ष के अंतर्गत एक देश और दूसरे देश के मध्य समस्त लेन देनों का ब्यौरा रखती है। आई बात समझ में? इन ब्यौरों के लास्ट में हमको जो निष्कर्ष निकलता है वही है कि एक देश की दूसरे देशों पर निर्भरता ज्ञात होती है, कि भैया दूसरों पर निर्भर तो नहीं है हम, अगर कोई से ज़्यादा उधार लेंगे इसका मतलब हम दूसरों पर निर्भर हैं, और किसी को दूसरों को ज़्यादा उधार बांट रहे हैं तो हम आत्मनिर्भर हैं और हमने दूसरे हम पे निर्भर हैं। तो वो चीज़ें, एक दूसरी वाली जो चीज़ बताई वो हमारे लिए हमको शक्तिशाली बनाती है, और पहली वाली स्थिति थी वो हम एक देश को कमज़ोर बनाती है। तो वही चीज़ है, समष्टि अर्थशास्त्र एक देश के भुगतान शेष स्थिति को व्यक्त करती है, जिसमें एक देश की अन्य देशों पर निर्भरता व्यक्त होती है। आई बात समझ में? चलो आगे। निर्धनता तथा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, समष्टि अर्थशास्त्र निर्धनता तथा पर्यावरण प्रदूषण की पर अंतर्दृष्टि प्रदान करता है तथा इसके समाधान हेतु योजना बनाता है। तो पर्यावरण प्रदूषण तो कोई नई चीज़ है नहीं जो मैं आपको अब बताऊं, क्योंकि छठवीं से आप यही पढ़ते आ रहे हो कि भैया इस प्रकृति को किसी भी प्रकार का डैमेज हम करते हैं वो प्रदूषण कहलाएगा, पर्यावरण प्रदूषण कहलाएगा। ठीक है, निर्धनता मतलब कि जब गरीबी बढ़ने लग जाए तो निर्धनता, उनसे संबंधित अध्ययन और उनके निवारण इसके अंतर्गत अध्ययन किए जाते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? वैसे पर्यावरण प्रदूषण से याद आया कि पर्यावरण प्रदूषण होता है हानिकारक, इसी इन मतलब जो प्रदूषण के कारण ही जो आजकल की बीमारियां पनप रही हैं। कोरोना देख लो, अच्छों को घर में बैठा दिया हैं, और सब दुखी हो रहे हैं हमसे कि कोरोना आ गया, लेकिन प्रकृति हमसे बहुत खुश है, कम से कम जो प्रदूषण है वो तो थोड़ा कम हुआ है। तो ये ऐसे खुश होने की नौबत ना आए किसी भी प्रकृति को, क्योंकि इसके लिए हमें हमेशा मतलब सतत पोषणीय विकास करना चाहिए, और जे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि भैया जी अपना घर है। चलो चलो टॉपिक से नहीं भटकते हैं और वापस आते हैं क्लास में। नीति निर्धारण, आई बात समझ में? नीति मतलब कि नियम बनाना, कानून बनाना, इसका मतलब ढांचा तैयार करना, वो चीज़ होगी नीति निर्धारण। देश में समृद्धि तथा विकास की नीतियों के निर्धारण में समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक चरों से संबंधित सूचना अत्यंत उपयोगी होती हैं। आई बात समझ में? मतलब कि नीति निर्धारण और नियम बनाना, कानून बनाने के लिए भैया मतलब सूचना का होना जरूरी है, तो वह सूचना कौन देता है? समष्टि अर्थशास्त्र प्रदान करते हैं। आई बात समझ में? तो संक्षेप में ये निष्कर्ष निकलता है कि समष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा दी गई सूचना एक अर्थव्यवस्था का सुचारू रूप से चलाने में अत्यंत उपयोगी होती हैं। क्या उपयोगी? ओके, मेरे हिसाब से आपको आ गए होंगे समझ में, हैं? अगर आ गए हैं तो बहुत ही बढ़िया वाली बात है, और अगर बढ़िया वाली बात है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, कंजूसी ना दिखाओ भाई साहब। तो चलो कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।